प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। आपकी फिल्म देख रहा था आरज़ू, अब फिल्म देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? आप साथ। अच्छा, तो आप फरमाइए हजूर, क्या आरज़ू है आपकी? एक आरज़ू तो हाँ ये थी सागर साहब की आपसे मुलाकात हो, और दूसरी ये कि बातों बातों में चंद एक बातें हो जाएं। तो हमें लग रहा है कि आज हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी दोनों आरज़ुएं पूरी होने जा रही। आपसे मुलाकात तो हो गई, अब बातें हो जाएं। तो सागर साहब, आप जब बम्बई में आए एज ए फिल्म मेकर, तो तब तक आपके सीने में एक राइटर, एक लेखक का दिल धड़कता था। अब एक फिल्म मेकर बनने के बाद उन धड़कनों का क्या हुआ? वो धड़कने कायम हैं। जो कुछ मैं अपनी किताबों में कहता था जी, कोशिश की कि उसको फिल्मों के ज़रिए भी कहूँ। बुनियादी तौर पे चूँकि मैं इंसानियत पसंद हूँ, इंसानियत परस्त हूँ जी, इंसान के दिल की बात ज़्यादा करता हूँ, उसके ज़ाहिरी से जी, अंदरूनी जो ड्रामा है जी, वो मुझे ज़्यादा भाता है और वही मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं लोगों तक। तो मुझे ख्याल है कि फिल्मों के ज़रिए थोड़ा डाइल्यूट तो करना पड़ता है। जी। कैसे? डाइल्यूट इस तरह करना पड़ता है कि जब कोई आदमी किताब पढ़ता है ना, एक अच्छे अदीब की कोई किताब पढ़ता है, तो बुनियादी तौर पे पहले तो वो पढ़ा लिखा होगा। जी, पढ़ा लिखा होने के बाद उसका टेस्ट इतना, ज़ौक़ मज़ाक इतना डेवलप हुआ होगा कि वो अच्छा लिटरेचर, अच्छा अदब पढ़े। जी, तो फिल्म तो भाई हमारे जनता के लिए है, न सिर्फ ये कि कुछ इंटेलेक्चुअल अदीबों के लिए है, बल्कि उनके लिए कम है। हमारे मुल्क में ये मूंगफली बेचने वाला, गंडेरी बेचने वाला, रेवड़ी बेचने वाला, यानी खेतों में काम करने वाला किसान, जी, उन तक भी फिल्म जानी है। तो एक तो ज़ुबान को उतना सलीस और सादा करना पड़ता है, और एक जो बात कहनी पड़ती है वो जो एक किताब में आप एक फ़िक्रे में, एक किनाए में, एक अंदाज से, एक बड़ी नाजुक तरीके से बात कह जाते हैं जी, वो हमें ज़रा खोल के समझा के ज़ोर से कहनी पड़ती है जी। ताकि वो पहुँचे। सागर साहब, एक अदीब, एक लेखक जब लिटरेचर की दुनिया को छोड़कर फिल्मी दुनिया में आ जाता है, तो अदब के, लिटरेचर के लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं, बड़ी शिकायतें करते हैं कि साहब हमारा आदमी हमसे छीन लिया गया। तो कभी किसी ने आपसे भी ऐसी शिकायत की? शिकायत उनकी भी वजह है, लेकिन आप अदीब के एंगल से देखिए, राइटर के एंगल से देखिए कि राइटर का अगर मतलब ये है कि वो अपनी बात आम इंसान तक पहुंचा सके, तो फिल्म का एक जो मीडियम है, जो मीडिया है, वो एक ऐसा मीडिया है जिससे बहुत दूर तक उसकी पहुंच हो सकती है। जी, तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन, इजहार का एक मीडिया बदला है। जी, किताब से फिल्म पे यानी उतारा है एक चीज़ को, और बल्कि इस मीडिया में तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किताब में तो आपने एक सीन लिख दिया अपने तसव्वुर से, पढ़ने वाले ने अपने तसव्वुर से सोच लिया। अभी आप गाना देख रहे थे कि एक झील में दो लवर्स जी, जुदा हो रहे हैं। अब अगर लिखा होता किताब में तो हर पढ़ने वाला अपनी झील क्रिएट करता, जी, जी, अपने लवर्स क्रिएट करता। जाहिर है। लेकिन मुझे वो लवर्स भी दिखाने हैं, वो झील भी दिखानी है, समझे? तो वो झील देखने के बाद, लवर्स देखने के बाद कितना खूबसूरत मैं दिखा सकता हूँ, और इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे इस एक सीन के लिए मुझे, एक शॉट के लिए जहाँ वो कश्तियाँ जुदा हो रही हैं, जी, मुझे 8 दिन लग गए। अच्छा, हाँ, यानी बड़े मज़ेदार चीज़ है कि हम रोज़ जाते थे, वो 5 मिनट के लिए सनसेट होता है, एक और सूरज आपके पास डूबने, 5 मिनट है और बस। वो 5 मिनट में कश्तियाँ तैयार हैं, कैमरास तैयार हैं, रखे हुए हैं, और उसी 5 मिनट में समझिए जब हम सीन लेने लगे, एक बादल का छोटा सा बदमाश टुकड़ा शरारत करता हुआ
सूरज के सामने आ गया। किसी दिन अभी हंगामा हो गया कि बहुत ठीक हो रहा है, चलो, वो जो मल्लाह है वो भूल गया कि कश्ती इधर ले जानी है कि उधर ले जानी है। आप एक आरजू फिल्म का एक और किस्सा सुना रहे थे, वो जहाँ कोई आपसे मिलने आए थे आपके फैंस। हाँ, नहीं, वो किस्सा दूसरा है। वो ये है कि फिल्मों का असर कहाँ तक हो सकता है। जी। एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मेरे पास एक दफ़ा आरजू के बाद पूना से एक फैमिली आई। जी। गरीब किस्म के लोग थे, महाराष्ट्रियंस, बड़े माँ बाप और उनका एक नौजवान बेटा था। अच्छा। वो कुछ फूल वूल लेके, कुछ मिठाई लेके आए मेरे पास। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। तो उन्होंने कहा साहब आपने हमारे बच्चे की जान बचा दी। हुआ ये कि जैसे आरज़ू अगर आपने फिल्म देखी हो ना तो उसमें हीरो की टांग कट जाती है। जी। इसी तरह वो लड़का किसी फैक्ट्री में काम करता था, तो किसी इंसिडेंट में, हादसे में उसकी टांग कट गई। अच्छा। और उसकी ज़िंदगी में मतलब सब लोगों का देखना और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ कि उसे लगा कि मैं ज़िंदा ना रहूं तो अच्छा है। हर आदमी उसको देखता है एक और नज़र से। जी। हमारे यहाँ चूँकि अभी तक ये जो हमारे हैं अपंग लोग हैं, उनकी तरफ मतलब जो एक एटीट्यूड है सोसाइटी का, एक आम इंसान का, जो एक मजाक का एटीट्यूड है, उसकी वजह से उस आदमी ने ये तय कर लिया कि मैं कल खुदकुशी कर लूँगा ट्रेन के नीचे आके। बाय चांस उसी दिन वहाँ आरजू लगी, तो वो आरजू देखने चला गया। अब आरजू में बात यही कही गई थी कि इंसान का एक अंग कट जाने से इंसान तो नहीं ख़त्म हो जाता, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, इंसान का मकसद ज़िंदगी का ख़त्म नहीं हो जाता। वही बात साधना ने इसे राजेंद्र से कही और उससे वो इतना मुतासर हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि मैं ज़िंदा रहूँगा। अब देखिए ये एक इम्पैक्ट कितना फिल्म का। जी। सागर साहब, आपकी ज़्यादातर फिल्मों में बड़ी रची हुई रोमानियत मिलती, मैच्योर रोमांटिसिज्म। तो आप क्या असल ज़िंदगी में भी इतने रोमांटिक हैं या सिर्फ पर्दे पर ही रोमांस को सीमित रखते हैं? देखिए, आदमी की ज़िंदगी में जो नहीं होता वो राइटर लिख नहीं सकता। जी। रोमानियत का मतलब मोहब्बत। मोहब्बत एक बड़ी वसी चीज़ है। मोहब्बत सिर्फ दो लवर्स के जिस्मानी मिलाप को नहीं कहते, मोहब्बत उससे बहुत दूर की चीज़ है। जी। मोहब्बत वो है जो हम लोग मौत से परे की बात करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर के साथ की बात करते हैं, तो जिस्म का तो कोई सवाल नहीं रहता। मोहब्बत वो जो माँ को बेटे से होती है, बच्चे से होती है। मोहब्बत वो जो एक इंसान को अपने वतन से होती है, जिसके लिए लोग फांसी चढ़ जाते हैं। जी। हमारे बहादुरों ने, हमारे भगत सिंह जैसे लोगों ने यानी हंस के फांसी पे चढ़ गए एक मोहब्बत के लिए। वो भी रोमानियत है। जिसके अंदर मोहब्बत या रोमांस नहीं होता वो बड़ा काम नहीं कर सकता। जी। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत, अगर आप तारीख भी देखेंगे, जी, दुनिया भर की अगर आप तारीख देखिए तो आप देखेंगे कि दुनिया में जो बड़े बड़े अजीम कारनामे हुए हैं वो या मोहब्बत के लिए और या मज़हब के लिए। जी। और मज़हब भी फिर मैं कहूँगा कि वो भी मोहब्बत का ही एक दूसरा नाम है, एक भक्ति का दूसरा नाम है। जो आदमी अपने खुदा से, अपने मकसद से, अपने किसी असूल से इतना प्यार करता है कि उसके लिए इतना अजीम कारनामा कर सकता है। जी, बहुत खूब। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे आइंस्टीन या ये लोगों ने जिन्होंने इतना काम किया है इंसान के लिए, अगर इंसानियत से मोहब्बत ने ही उनसे ये काम कराया तो मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगी में, बल्कि ये जो इतने बड़े मतलब यूनिवर्स, लोक परलोक में ये जो ठहराव है, ये जो इंसान इंसान से मिलता है, जो इंसान इंसान से बात करता है, जो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए ये काम कर रहा हूँ, जो एक मुल्क का एक सिपाही कहता है कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूँ, उसके पीछे क्या है? उस मुल्क की माँओं बहनों की इज्जत की मोहब्बत है, उस मुल्क के बच्चों के यानी मुस्तकबिल की मोहब्बत है, इंसानियत के मुस्तकबिल की मोहब्बत है। आपने अभी रिसेंटली नहीं देखा कि ये लाइव प्रोग्राम हुआ लंदन और अमेरिका में, अफ्रीका के उन बच्चों के लिए जो भूख से मर रहे हैं, इन दुनिया भर के कलाकार, दुनिया भर के गाने वाले तड़प उठे और उन्होंने एक काम किया जी। तो वो क्या है? इंसान की दूसरे इंसानों से मोहब्बत। तो फाइनली रोमांटिसिज्म तो मोहब्बत का नाम। जी सागर साहब, आपकी बतौर डायरेक्टर कौन सी पहली फिल्म थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और पहली फिल्म एज ए राइटर कौन सी थी?
पहली फिल्म एज राइटर तो थी बरसात, अच्छा, राज जी की। राजी की। और पहली फिल्म एज डायरेक्टर थी मेहमान, अच्छा, और एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी घूंघट। घूंघट जी। घूंघट, फिर जिंदगी, फिर मैं कलर में चला गया। जी, पहली कलर फिल्म कौन सी बनाई आप? आरजू, यही ये आप जो अभी देख रहे रहे थे। अच्छा, आपने सागर साहब बहुत सी फिल्में बनाई हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिट फिल्में हैं। आपकी अपनी मनपसंद फिल्म कौन सी, विच इज़ योर फेवरेट फिल्म? ये कहना मुश्किल है। किसी भी आप कलाकार से पूछिए कि आपका सबसे अच्छा काम क्या है, तो उसे तो जैसे माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं जी, इसी तरह होते हैं। मैं समझता हूँ कि जिससे आप सेटिस्फाइड हुए हो बहुत ज़्यादा। गीत और आरजू में कहना बहुत मुश्किल है, बल्कि मुझे घूंघट, गीत, आरजू, आंखें, और मैं समझ रहा हूँ कि शायद मुझे अपनी सबसे अच्छी फिल्म अभी बनानी है। जी अभी तो मैं मैदान में हूँ, लड़ रहा हूँ, जी, और बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक लड़ता है इंसान, वो सोचता है कि मुझे अभी जहाँ और भी हैं, जी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। हमने ये देखा है सागर साहब कि आपने ज़्यादातर फिल्में लोकेशन पर बनाई, और हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में आपने शूटिंग की है, आप लोकेशंस पर गए हैं। और कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान में हर 60, 70, 80 किलोमीटर के बाद ज़बान बदल जाती। तो कभी आपको लैंग्वेज की, ज़बान की प्रॉब्लम हुई हो हिंदुस्तान में या बाहर के देशों में? बहुत होती है, शूटिंग करते वक्त बहुत होती है, बल्कि बड़े खूबसूरत वाक़े होते हैं। मुझे याद है कि हम मद्रास में पहली बार गए थे, इंसानियत नाम की एक फिल्म बनी थी जी, जामिया स्टूडियो की। मैं लिखने गया था, देवानंद जी हमारे साथ थे, वो काम कर रहे थे, दिलीप कुमार काम कर रहे थे। तो पहले दिनों जब हम मद्रास पहुँचे, तो ये आज से 30 बरस पहले की बात है, 55 की बात है। तो मुझे याद है कि वहाँ पे लोग हिंदी कम समझते थे। तो देव साहब का मुझे वाक़या याद है कि उनको वो सुबह नाश्ते के लिए, वो स्टूडियो में बहुत जल्दी शूटिंग थी, तो स्टूडियो की कैंटीन थी जिसमें सिर्फ तमिल वाले उस दिन काम कर रहे थे कुछ जी, तो उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी कुछ नहीं, तो वो बेचारे को अंडे चाहिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और अंडे वहाँ बनते नहीं थे। उन्हें सोचा कि मैंने कहा यार बाहर से मंगवा लेंगे, और उसने बहुत तरीके से, कहीं हाथ से दिखा के, कहीं कुछ करके, अंडा, एग वाइट, ब्रेकफास्ट, बहुत कुछ कहा, समझ में नहीं आया। आखिर में उसने कहा कुकड़ू को है ना, आमा सर आमा, तब उसने समझा कि हाँ, और उनके लिए अंडा आया। अब तो खैर बदल गया है मद्रास बहुत कुछ, अब तो बहुत सारे हिंदी के लोग वहाँ जाने लगे। तब पहली दफ़ा हम लोग गए थे वहाँ जी, तो काफ़ी दुर्गत होती थी हमारी बात, बाजार में जाते थे। अच्छा, फिर हमने तमिल सीखी। अच्छा, थोड़ी तमिल बोलना शुरू की। अब बोलते हैं आप तमिल? हाँ, थोड़ी बहुत तो बोल लेता। बोल के दिखाइए। इना सर इना सुनूंगा। क्या मतलब कि मैं क्या कहूँ, आप ही कुछ कहिए। अच्छा, मैं ही कुछ कहता हूँ। ये बताइए सागर साहब कि जब एक राइटर एक स्टार को क्रिएट कर देता है, एक डायरेक्टर एक एक्टर से एक स्टार बना देता है किसी को, तो जाहिर है कि लोग उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उस स्टार को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, जिसने उस एक्टर को स्टार बनाया है, उसे उतनी मकबूलियत, उतनी शोहरत, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। तो एज ए राइटर, एज ए स्टार मेकर, आपको कभी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता? आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है ना, कि जब कोई राइटर या डायरेक्टर किसी को स्टार बना देता है एक्टर को, मैं इससे सहमत नहीं जी। राइटर या डायरेक्टर किसी को अच्छा एक्टर बना सकता है, स्टार नहीं बना सकता। उसमें खुद क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं, स्टार के मतलब ये है जिसको पब्लिक चाहे जी। स्टार पब्लिक बनाती है। स्टार हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ क्या, सारी दुनिया में आप देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत अच्छे एक्टर, बहुत ही काबिल एक्टर जो होते हैं, वो स्टार नहीं, पॉपुलर स्टार नहीं बन सकते। स्टार एक पॉपुलैरिटी का नाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा, एक बहुत विद्वान आदमी नेता बन जाए जनता का जी। वो जो एक स्टार मटेरियल होता है, जो उसमें करिश्मा होता है, जो पब्लिक को मोह लेता है जी, जिसके लिए पब्लिक जान देने को तैयार हो जाती है, वो करिश्मा किसी किसी में होता है और वो स्टार बनता है। एक अच्छे डायरेक्टर का और एक्टर का रिश्ता ऐसा ही है जैसे एक, समझिए आप, घोड़े और जॉकी का है जी।
एक अच्छा घोड़ा और अच्छा भाग सकता है उसे अगर अच्छा जॉकी मिले, जी जाहिर। और एक अच्छा जॉकी उसको अच्छा घोड़ा मिले तो उसे बेटर भगा सकता है, गधे को तो नहीं भगा सकता। जी तो इसलिए बाकी है कि जो आपने कॉम्प्लेक्स की बात की है, ये कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अच्छे राइटर्स, अच्छे डायरेक्टर्स को भी थोड़ी बहुत तो मिलती है जी। एक कबूलियत, जैसे पहचान। कि आप हमारे स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, पहचान तो मिलती है। आपको भी लोग पहचानते होंगे। कैसे आप हाँ। पॉपुलैरिटी से कोप अप करते हैं? नहीं, हमें पॉपुलैरिटी से कोप अप करते हैं कि इतनी पॉपुलैरिटी तो होती नहीं कि भीड़ लग जाए, जी लेकिन अक्सर लोग कुछ मिल जाते हैं जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने आपका काम देखा है, कम से कम नाम से लोग जानते हैं, जी तो अच्छा लगता है। उसका एक इंसान की एक बेसिक कमज़ोरी तो है कि उसको कोई चाहे, उसको कोई जाने, तो कहीं अच्छा तो लगता ही है, जी समझे। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होना, स्टार चूँकि स्टार स्क्रीन पे आता है सामने, जी मगर जैसे जैसे जिस मुल्क में जितने लोग पढ़ जाते हैं, जितनी लिटरेसी बढ़ जाती है, तो बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं उनका भी लोगों को पता चल जाता है। विपिन, ये पॉपुलैरिटी की बात तुमने की ना, तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आया। कौन सा? हम पहली बार इंसानियत बनाने के लिए मद्रास में गए, मैं और दिलीप कुमार साहब। जी तो बहुत पुरानी दोस्ती थी हमारी, तो एक अपनी जगह थोड़ा बहुत जोम तो होता है ना। मुझे ये जोम कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, बड़ा फेमस राइटर हूँ, और दिलीप कुमार साहब को भी ये जोम कि भी बहुत बड़े स्टार हैं जी। तो कितनी भी ह्यूमिलिटी हो, अंदर तो कहीं थोड़ा सा वो अकड़ तो होती है ना इंसान के अंदर। जी। तो हम दोनों जा रहे थे आउटडोर शूटिंग के लिए वहाँ ऊटी। जी। तो गाड़ी में थे, तो रास्ते में, अब वो पराया देश जी, तो एक छोटे से गांव में रुके चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए रुके तो बहुत से लोग चारों तरफ जमा हो गए, और दिलीप साहब ज़रा सा पोजीशन में आ गए। थोड़ा सा मैं भी ऐसे ऐसे देखने लगा तो अंदर से खुश हो रहे हैं। तो मैंने कहा, यार यूसुफ के लोग पहचानते हैं यहाँ भी कुछ? कहता हाँ। तो इतने में वो सब देख देख के आ गए। वो ड्राइवर उनको हटा रहा और वो कह रहे हैं, शिवाजी गणेशन, शिवाजी गणेशन, शिवाजी। छुट्टी हो गई हम लोगों की, एक टोटल अकड़ खत्म हो गई जी। तो मालूम हुआ कि पॉपुलैरिटी भी एक रिलेटिव टर्म है। जी जी। जहाँ आप जाने जाते हैं वहाँ पॉपुलर हैं, वहाँ हम सब अपना ईगो ठंडा हो गया तो हमें मालूम हुआ कि हम सीधे साधे इंसान हैं, हर जगह पॉपुलर नहीं हो सकते। जी। जब भी दर्शकों को खाली वक्त मिलता तो वो आपकी फिल्में भी देखते होंगे और लुत्फ़ उठाते होंगे। जब आपको खाली वक्त मिलता, जब आप फुर्सत में होते हैं, तो क्या करते हैं? भाई प्राइवेट बात है, बता दी। मैं फुर्सत में छुप के कमरा बंद करके गाना गाता हूँ। छुप कर क्यों? छुप के इसलिए कि कभी मुझे ज़ुम्न था कि मैं अच्छा गाता हूँ। जी। तो जब स्ट्रगल के मेरे दिन थे, जब मुंबई में मैं फुटपाथ पे रहता था और इधर उधर, फिर मैं वहाँ मलाड से दूर एक गांव है, वहाँ एक दोस्त हमारे सज्जन उनके वहाँ रहता था। बहुत दूर जाना पड़ता था रात को, सारा दिन प्रोड्यूसरों के चक्कर लगा के। तो रात को जब जाता था ना, तो अब अकेला रास्ता बड़ा दूर रात के वक्त, तो खूब गाने का मूड होता था, तो बहुत ऊंची आवाज़ में गाना शुरू करता था। तो उसके बाद पहले एक तरफ से एक आवाज़ आती थी मेरे गाने के जवाब में, फिर दूसरी तरफ से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आहिस्ता आहिस्ता 15, 20, 30 आवाज़ें मेरे पीछे एक जलूस हो जाता था। अच्छा। मेरे गाने के जवाब में, और पता लगता था कि हर गली का कुत्ता बाहर निकल आया है। 20-30 कुत्ते मेरे पीछे लग के मुझे भौंक रहे होते थे, तो मेरे गाने पे बहुत सख्त प्रोटेस्ट कर रहे होते थे कि साहब बंद कीजिए, बंद कीजिए। और मैं बंद करता था तो चुपचाप चले जाते थे। तब से मैंने तय किया है अब नहीं कि किसी के सामने नहीं गाऊंगा। गाऊंगा जरूर जी, लेकिन किसी के सामने नहीं गाऊंगा। अच्छा सागर साहब, अब आज की हमारी आरजू भी सुन लीजिए। आज की आखिरी हमारी आरजू ये है कि आप हमें इजाज़त दीजिए और फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। देखिए, हिंदुस्तान में मतलब ये तो तहजीब के ख़िलाफ़ है कि किसी को कहना जाने के लिए जी, बल्कि देखिए आप हमारे हर मुल्क में, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में आपने देखा होगा, जैसे तमिल में जाने वाला कहता है पॉइंट वरे कि मैं जाके आता हूँ जी। इवन मैंने देखा है मराठी में भी यही है कि मैं जाके आता हूँ।
लखनऊ में भी मैंने पढ़ा है पुराने मुहावरों में कि हजूर मैं जाके आऊँ, जी तो इसलिए जाने का नाम मत लीजिए, जाके आने की बात कीजिए। जी, बस मैं जाके आऊँगा। सर अच्छा, एक बात पहले सुन लीजिए जाने से पहले। जी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। मैं गीत की शूटिंग कर रहा था मनाली में, जी बड़ी धुआंधार शूटिंग, बड़े ड्रामेटिक सीन्स, बड़े गाने, और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो आरजू के एक सीन के लिए 8 दिन इंतजार करता था, जी तो मुझे कुछ ऐसा शौक है कि एक बादलों का इंतजार किया, एक पर्टिकुलर इफेक्ट का इंतजार किया। तो 8 दिन हमने बराबर शूटिंग की, सारा यूनिट वहाँ पे था, जी बल्कि हमारा जहाज़ पहाड़ों में गुम हो गया था, तो हम तो मरते मरते बचे थे उस वक्त। तो इतना करने के बाद जिस दिन बड़े खुश हुए, रात को बैठे पार्टी कर रहे हैं कि भाई बहुत काम हो गया, माला सिन्हा, कुमकुम, राजेंद्र कुमार, समझा, ये सब बैठे हुए हैं, तो अचानक एक बड़ा भयानक सा चेहरा मुझे दिखाई दिया और मुझे लगा कि कुछ वाक़या हो गया। कह रहा इधर आइए, इधर आइए। मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो मैं उधर गया तो देखा मेरा कैमरामैन ज़ारो कतार रो रहा है, जी आंखों में आंसू। तो मैंने कहा भाई इस खुशी के मौके पे क्या हुआ? तो उसने कहा कि साहब 7 दिन जो शूटिंग की है कैमरा नहीं चला। तो उसमें तो खुदा के लिए, भगवान के लिए मेरा आपने 2-3 घंटे वक्त किया है जाया, तो ये जरा चेक कर लीजिए कैमरा चला था कि नहीं चला था। देखिए साहब, हमारे कैमरामैन तो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि कैमरा चल रहा है अच्छा, और आपका वक्त हमने अच्छा भगवान इसका आपकी फायदा उठाया, खराब नहीं किया है। बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हो उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में।